नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों 2024 के चुनाव के दरमियान जो स्क्रिप्ट चल रही थी वही फिर से दोहराई जा रही है कि साहब लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। सवाल यह है कि ये जो राग है ये दोबारा क्यों छेड़ा गया है। अभी तो हाल फिलहाल में कोई चुनाव होने नहीं जा रहा है, फिर इस तरह की स्क्रिप्ट को उठाने का क्या निहितार्थ है। एक और दूसरा, 8 जून को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण कांग्रेस घबराई हुई है। दूसरी चीज, ये बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ कौन सा ताना बाना बुन रही है जो ताना बाना कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम को परेशान कर रहा है। ये चंद्रबाबू नायडू को आखिर में कौन सी जिम्मेदारी दे दी गई है। ये जो एनडीए की मीटिंग हुई 10 जून को, उस मीटिंग में ऐसा क्या हुआ जो सुनकर कांग्रेस खेमे में बड़ी हलचल मची हुई है। फिर शुभेंदु अधिकारी हो गए, एकनाथ शिंदे हो गए, ये सभी लोग इकट्ठा हुए थे उस समारोह में। चूंकि वो एनडीए की मीटिंग थी और एक तरह से कहा जाए कि पीएम का अभिवादन वाला मसला भी था। वहां पर कुछ हुआ है, क्या हुआ है, क्यों इस तरीके से जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है वो हड़बड़ाया हुआ है, वो डरा हुआ है। और दरअसल इस कदर डरा हुआ है कि वो डराने में जुट गया है सब। तो ये थोड़ा समझेंगे, क्योंकि ये एकदम आप कहें कि समझ से परे वाली बात हो गई है कि 2024 के चुनाव के दरमियान जो पटकथा विपक्ष ने लिखी थी उसको दोबारा पढ़ने की क्या जरूरत आन पड़ी। देखिए, 2-3 चीजें तो आप सभी जान रहे हैं कि 4 मई के नतीजों ने जो राहुल गांधी की अगुवाई वाला गठबंधन है उसकी नींद तो उड़ा दी है। अच्छा, टीएमसी टूट फूट रही है, उससे भी वो लोग परेशान हैं। लेकिन उससे बड़ा खेल जो है वो 8 जून को हुआ है, और उसके बाद जो 10 को हुआ उस पर तो हम बात करेंगे ही। चूंकि अभी जिस तरीके का सिनेरियो है उस सिनेरियो में देखिए कहा जा रहा राहुल गांधी आंदोलन करेंगे। मतलब राहुल गांधी और आंदोलन सुनकर हंसी आ जाती है, लेकिन खैर मैं इस पर कंट्रोल करूंगा। कई लोग नाराज हो जाएंगे कि राहुल गांधी आंदोलन कैसे नहीं कर सकते। कर सकते हैं, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली थी, सबने देखा होगा। तो खैर हम उधर नहीं जाते हैं, इतना पीछे हम यहीं रहते हैं, खड़े रहते हैं कि आंदोलन की बात क्यों हो रही है। देखिए, 8 जून की बैठक में हुआ क्या है कि सब ने राहुल गांधी को कायदे से सुनाया है, और उस सुनाने का जो मतलब है उससे बड़ा स्पष्ट है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। राहुल गांधी जीवन भर पीएम इन वेटिंग ही रहेंगे। और जीवन भर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगले 20-25 साल तक कांग्रेस में ना वो हैसियत है राजनीतिक, और ना उसका वो जनाधार है कि वो बीजेपी को हटा पाए। ये उसका डर तब ज्यादा गहरा हो गया जब उस बैठक में गठबंधन के सहयोगियों ने 2 टूक राहुल गांधी को सुना दिया। और जो सुना दिया उसके बाद की कहानी तो और भी रोचक है। उधर सुना दिया तब तक कांग्रेस खामोश बैठी थी, ज्यादा उछल कूद नहीं हो रहा था, ना उसका इकोसिस्टम बहुत कुछ बोल रहा था। 10 जून को जो हुआ दिल्ली में भारत मंडपम में, उसके बाद इन लोग के हाथ पांव फूल गए और फिर कहानी गढ़ी जाने लगी कि साहब सब लोग कांग्रेस में विलय कर लो, कांग्रेस में नहीं आओगे तो कोई नहीं बचोगे। ये कहानी क्यों शुरू हो गई? ये कहानी इसलिए शुरू हो गई क्योंकि 10 जून को जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए ने पटकथा लिखी है, उस पटकथा ने इस बात पर मुहर लगा दी कि अब राहुल गांधी से ना हो पाएगा और ना कांग्रेस से। क्या मुहर लगा दी? देखिए, जो एनडीए की बैठक हुई है उस बैठक में वैसे तो वो जो आयोजन था वो पीएम को एक तरह से कहा जाए कि पीएम ने जो 12 साल पूरा किया है उस लिहाज से था, लेकिन उसमें बहुत बारीक बातें हुई हैं। जिस तरह से नितिन नवीन को आप एक तरह से कहा जाए कि उनका एक धन्यवाद था, और आप देखिए चंद्रबाबू नायडू का धन्यवाद था। यानी उन्होंने जो धन्यवाद बोला, पीएम के बारे में जो कुछ कहा, वो दरअसल एक मैसेजिंग चल रही है। और वो मैसेजिंग आप सीधे समझिए कि टास्क है, और उस टास्क में
कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। पहली और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि दक्षिण को क्रैक करना है, ठीक से क्रैक करना है। और यह ध्यान रखिएगा कि 10 जून की बैठक होती है एनडीए की, उसके बाद थलपति विजय, डीके शिव कुमार, रेवंत रेड्डी, ये सब एक एक करके पीएम से मिलने जाते हैं। अब देखिए, वैसे तो कहा जाएगा कि देखिए वो तो चीफ मिनिस्टर हैं और वो पीएम से मिलेंगे ही, इसमें कौन सी बहुत जो है आश्चर्य की बात है। बात आश्चर्य की नहीं है। मजेदार चीज ये है कि ना रेवंत रेड्डी आला कमान को सुहाते हैं, डीके शिव कुमार सुहाते तो हैं, लेकिन वहां भी एक धड़ा है जो उनकी लेग पुलिंग करता है। और थलपति विजय, वो देखिए, वो तो जो इन लोगों ने बैठक की थी उसी बैठक में नहीं शामिल हुए थे। और जिस तरीके से वो पीएम के 2047 के मिशन के साथ खड़े हैं, उससे तो लग रहा है कि वो राहुल गांधी से बहुत कन्विंस नहीं हो। मिल मिला ले रहे हैं चूंकि गठबंधन के सहयोगी हैं, लेकिन वो पर्याप्त दूरी बनाए हुए हैं और वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम पीएम संग हैं। अच्छा, कमोबेश आप देखिए ये तीनों का यही हाल है। और ये कहानी तब और निखर कर आ रही है जब चंद्रबाबू नायडू जो है वो बढ़िया लेखों लिखते हैं। 9 तारीख को 10 को अखबार में आता है और उसके बाद आप देखिए सब मेल मुलाकात करते हैं। तो इसलिए देखिए बड़ा संशय होता है कि पीएम ने आखिर में नायडू साहब को बड़ा भारी टास्क दे रखा है। उस टास्क में मिशन 2029 है, वो टास्क चल रहा है इस समय, आप समझिए। अब ये देखिए, ये तो उन लोगों को भी दिखाई दे रहा है कि ये चल क्या रहा है। दूसरी चीज, एकनाथ शिंदे आए हुए थे। एकनाथ शिंदे से पूछा गया कि भाई क्या मामला है, आपकी जो जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी के लिहाज से क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में, क्या संख्या बल जुट रहा है। आप देखिए 10 तारीख को वहां चर्चा हुई और उसके बाद में क्या कहानी निकल कर आ रही है। कहानी ये निकल कर आ रही है कि उद्धव ठाकरे के भी सांसद बागी हैं और शरद पवार के भी सांसद बागी हैं। और फिर इस बगावत को एक तरह से कहा जाए कि मजेदार स्थिति तो तब पैदा हो जा रही है जब कहा जा रहा है कि कांग्रेस में विलय हो जाएगा और उधर महाराष्ट्र में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो कह रहे नहीं नहीं नहीं, कोई विलय उलय नहीं होगा, ना ये हम उद्धव ठाकरे के साथ जाएंगे और ना शरद पवार को लेंगे, यानी उनके सांसदों को लेंगे। देखिए क्या रोचक कहानी है। जो कांग्रेस के कांग्रेसी को सिस्टम वाले हैं वो विलय कराने में लगे हुए हैं, ठीक। और कांग्रेस पार्टी करे नहीं, कोई विलय उलय नहीं होगा, किसी कोई विलय उलय नहीं होगा, जिसको जहां रहना वो रहने दो। तो ये देखिए, ये वो लोग कथनाक गढ़ रहे हैं जो इस बात से डरे हुए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह अपने सहयोगियों के संग डिलिमिटेशन बिल और वन नेशन वन इलेक्शन बिल और फिर विमेन रिजर्वेशन बिल, इन 3 चीजों को लेकर बड़े वो मुस्तैद हैं। और उस मुस्तैदी यानी इन बिलों के लिए जिस तरह की जरूरत है वो जरूरत पूरा हो, इस बाबत पूरी योजना बनाई गई है। बड़ी बात यह है कि जो 362 वाला मसला है वो बीजेपी पूरा कर रही है अपने सहयोगियों के साथ और 2029 का ताना बाना भी बुन रही है 850 लोकसभा सीटों के साथ। अब मामला क्या है कि अगर बीजेपी इसको पास करा ले जाती है, जो 100% संभावना है कि पास होने जा रहा है डिलिमिटेशन बिल। डिलिमिटेशन बिल के पास होने का मतलब यह हो गया कि कांग्रेस भूल जाए 25 साल सत्ता में आने के लिए। अब 25 साल में ये जो लोग गाना गा रहे हैं कांग्रेस का, उनका क्या होगा? ये सब निष्पक्ष हैं, सारे निष्पक्ष हैं। अब इन निष्पक्षों को डर किस बात का है? इस बात का डर है कि भैया अगर हम ये नहीं कहेंगे क्षेत्रीय छत्रपों से कि जाकर तुम कांग्रेस में विलय कर लो, नहीं तो तुम्हारा हाल टीएमसी वाला होगा, तो ये क्षेत्रीय छत्रप डिलिमिटेशन बिल का समर्थन करेंगे। अच्छा बताइए, इसमें समाजवादी पार्टी को कौन सा नुकसान है? वो तो भाई उत्तर प्रदेश में ही लड़ती है, अभी 80 सीट पर लड़ती है, तब 120 सीट पर लड़ेगी। उसको क्या फर्क पड़ने वाला है? उसको कोई फर्क पड़ने वाला है? उनके लिए कौन सी दिक्कत है? उनके लिए कोई मसला नहीं है। अच्छा, अखिलेश यादव इसका विरोध भी नहीं कर सकते हैं,
सीटें बढ़े हैं उसका वो विरोध क्यों करेंगे, वो तो उनके लिए ठीक ही है। ये बात ये लोग समझ रहे हैं और ये इस बात को लेकर ये आश्वस्त हैं कि डिलिमिटेशन बिल आएगा तो पास हो जाएगा। और अगर पास हो गया, जिसकी मैं फिर कह रहा हूं 100% संभावना है, तो फिर कांग्रेस के आने की संभावना खत्म हो जाएगी। इसीलिए ये लोग कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, बीजेपी को नहीं रोके तो चुनाव होगा ही नहीं। चुनाव होगा, सब कुछ होगा, कांग्रेस नहीं होगी। इसलिए ये लोग घबराए हुए हैं। तो ये आप एक तरह से कहें कि यह है बीजेपी का प्लान कि हमें 850 ले जाना है। इस प्लान से इन लोगों की हालत खराब हो रखी है, जिसे ये कह रहे हैं खतरनाक प्लान। तो कोई खतरनाक प्लान नहीं है। ये जो आप एक तरह से कहें कि आबादी है, उस आबादी के लिहाज से जनप्रतिनिधि तय करने का मसला है और यह मसला इनको खटक रहा है। और दूसरा 2029 की तैयारी भी है। यानी एक तरफ हम यहां संख्या बल भी सेट कर रहे हैं सदन में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, और दूसरा 2029 की तैयारी भी कर रहे हैं। तो इन सारे मामलों में अगर कोई माइनस हो रहा है तो कांग्रेस, इस वजह से ये भूडोल आया हुआ है और ये पूरी कहानी बनाई जा रही है, गढ़ी जा रही है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिए।